और आइए अब देख लेते हैं आज की न्यूज इन फोकस, वो खबरें जिन पर पूरे शो के दौरान रहेगा स्पेशल फोकस। सबसे पहले बात होगी आज महत्वपूर्ण कामकाज जो हुआ है संसद के भीतर। लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक ये पास हो गया है। सरकार का दावा है कि 3 नए कानून जन केंद्रित हैं। इसमें क्या प्रावधान है, पूरा विश्लेषण करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस होगा आज के शो में। इसके अलावा हमारा फोकस होगा कोरोना के नए वेरिएंट पर, JN1। जी हां, इसने चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। कैसे इस महामारी का एक नया वेरिएंट जो आया है कोरोना महामारी का, ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है, आपको डरना है या नहीं, सतर्क रहने की तो आवश्यकता है ही। इसका पूरा अपडेट आपको देंगे, साथ ही साथ बताएंगे इससे बचने की उपाय भी। अब बात होगी कवर स्टोरी में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के उस सर्वे का विश्लेषण होगा जिसमें कहा गया है कि भारत में हर चौथा कर्मचारी जॉब बदलने के बारे में सोच रहा है। और क्यों कह रहा है, दिल चाहता है नई नौकरी। हमने एक सर्वे भी कराया है, इसमें भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी आज न्यूज इन फोकस के तहत हम आगे दिखाएंगे कवर स्टोरी में। इसके अलावा आज बात होगी इस साल भारतीय लोग सबसे ज्यादा किन जगहों पर घूमने फिरने गए और उनका ट्रैवल ट्रेंड कैसा रहा। इसका पूरा विश्लेषण, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर पिकनिक बनाने या घूमने फिरने के लिए कहां कहां गए, बेस्ट डेस्टिनेशंस क्या थी इंडिया में, इस पर होगी आज खास फोकस विशेष कवरेज। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि आज दिन भर कौन कौन सी खबरें और छाई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले पर बयान दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ घटनाएं अमेरिका भारत रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती। पीएम ने कहा कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देश में अच्छा या बुरा काम करता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। संसद के विंटर सेशन के दौरान विपक्ष के 141 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि 13 दिसंबर को हुई असाधारण घटना पर विपक्ष के सदस्यों ने गृह मंत्री के बयान की मांग की थी। इस अनुरोध का जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी हंगामे को लेकर आज 2 और सांसदों पर गाज गिरी है। सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सदस्यों सी थॉमस और AM आरिफ को संसद की सत्र की बाकी अवधि से निलंबित कर दिया। अब तक लोकसभा और राज्यसभा में 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। मंगलवार को लोकसभा से 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले सोमवार को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाला फंड रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता ने बताया कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के पास पश्चिम बंगाल का 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें 21 दिसंबर को ईडी दफ्तर में बुलाया था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही वो अज्ञात स्थान पर 10 दिनों के विपश्यना सेशन के लिए चले गए हैं। इससे पहले केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने की बजाय मध्य प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करने का विकल्प चुनते हुए नजर आए। ईडी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ईडी ने तेजस्वी यादव को मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार यानी कि 22 दिसंबर को पेश होने को कहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को केस में सवाल जवाब करने के लिए 27 दिसंबर को बुलाया गया है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर अमृतपाल अमरी मारा गया। वो 3 मर्डर केस में शामिल था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। गैंगस्टर जडियाला गुरु के भगवा गांव का रहने वाला था
और उसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अमरी को कल गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद पता चला कि उसने 2 किलो हेरोइन छुपा रखी है। पुलिस उसे लेकर वहां गई तो पहले से छिपा कर रखे गए पिस्टल से उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। दक्षिणी तमिलनाडु में 17 दिसंबर से बारिश के कारण हुई कई लोगों की जान चली गई है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीना ने बताया कि तिरुनेलवेली जिले में 7 और थुथुकुडी जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। तिरुनेलवेली में आज सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई, जबकि कल भी जिले के सभी स्कूल छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। देश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से झीलें जम रही हैं। कुछ इलाकों के पाइपलाइन में पानी जमने से वाटर सप्लाई ठप है। पहाड़ों से सर्द हवाएं मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। क्या आप भी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक सर्वे से यह पता चला है कि हर चौथा भारतीय नौकरी बदलने की बात कह रहा है। इस पर आगे हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बातचीत भी करेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आज का पोल आपके लिए, कवर स्टोरी का पोल। हमने सोशल मीडिया पर यह पोल ऑर्गेनाइज किया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सीधा सा सवाल आपके लिए है, क्या आप भी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? हाँ और ना में आपको जवाब देना है। और हाँ, बहुत सारे दिलचस्प कमेंट भी आए हैं, आप भी जाइए कमेंट कीजिए। हो सकता है आपके दिलचस्प कमेंट को हम आज शो का हिस्सा बनाएं, तो जरूर आप शो के आखिर तक बने रहिए और इस पोल का रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे और कमेंट भी दिखाएंगे आज के शो में। जी हाँ, क्या आप भी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि यह सर्वे आया है ग्लोबल स्तर पर, यह आंकड़ा 28% का है इस सर्वे की अगर माने। और चौंकाने वाली बात यह है कि कर्मचारी सिर्फ सैलरी या पोजीशन ही नहीं बल्कि दूसरी जरूरतों को लेकर भी असंतुष्ट हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हर चौथा भारतीय कर्मचारी जो है वो जॉब को चेंज करना चाहता है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे खास मेहमानों के साथ, जानेंगे कर्मचारी क्यों कह रहा है दिल चाहता है नई नौकरी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, इस सर्वे में क्या डिटेल्स हैं ये समझिए। लौट रहे हैं विश्लेषण के लिए बहुत ही खास मेहमानों के साथ। भारत में हर चौथा इंसान अगले साल तक नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है। इसका खुलासा बीसीजी यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में हुआ है। यही नहीं, ग्लोबल तौर पर यह आंकड़ा 26% से ऊपर का है जो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है वे अगले साल तक खुद को उस कंपनी के साथ नहीं देखना चाहते हैं। जॉब बदलने की सबसे बड़ी वजह सैलरी बताई गई है। हालांकि कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो सैलरी और पोजीशन के लिए नहीं बल्कि कंपनी में ज्यादा घंटे तक काम, कम लाभ और दूसरी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरा नहीं होने से परेशान हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जब कर्मचारियों से सीधे तौर पर पूछा गया कि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ज्यादातर कर्मचारियों ने सैलरी को सबसे बड़ी पसंद बताया। इसके बाद अन्य फैसिलिटी और सुविधाओं पर जोर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों ने अपने पसंद के काम को चुनना, सीखने के अवसर मिलना महत्वपूर्ण बताया। इस सर्वे के मुताबिक कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव नौकरी पर पड़ता है। अगर मैनेजमेंट कर्मचारियों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बीसीजी के सर्वे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 देशों के 11,000 कर्मचारी शामिल थे। इस सर्वे में कर्मचारियों ने 20 से ज्यादा अलग अलग जरूरतों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सर्वे में कहा गया कि कर्मचारियों को मैनेजर के प्रति गहरा असंतोष भी रहा है, जिस वजह से कर्मचारी नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो आमतौर पर दुनिया में नौकरी पेशा लोग परेशान ही हैं। सबकी अलग अलग समस्या है। किसी को काम के हिसाब से पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही है तो किसी को उसके करियर के हिसाब से पद या प्रोफाइल नहीं मिलता। कई लोग मैनेजमेंट से परेशान हैं।
यही वजह है कि कर्मचारी तेजी से नौकरी बदलने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी दिलचस्प ये रिपोर्ट है। बातचीत करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं नीतू चितकारा, एमडी एंड पार्टनर बीएसजी मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी आपका हमारे शो पर। सबसे पहला सवाल तो यही है, 25% भारतीय एम्प्लॉई जो हैं ये जॉब चेंज करना क्यों चाहते हैं? क्या आपको लगा, फाइंडिंग्स क्या हैं आपकी? ये एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, जो हमने एम्प्लॉय सेंटिमेंट सर्वे किया अक्टूबर में ही इसी साल, और इसमें आया कि एज आपने बोला कि 25%, विच मीन्स 4 में से हर एक लोग अपने आप को इस कंपनी में, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अगले 1 साल में नहीं देख रहे हैं, तो चेंज करना चाहते हैं जॉब। हमने देखा कि बहुत सारी जिसे बोलते हैं फंक्शनल नीड्स, यानी कि चाहे वो आपकी पे हो या आपके पर्क्स हो, वो सब इंपॉर्टेंट हैं, बट इन दिस केस जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं कि उसके मैनेजर के साथ उनका क्या सेटिस्फैक्शन है, या फिर उनका करियर ग्रोथ उनको कैसा लग रहा है उस कंपनी में, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी पॉलिसीज हैं वो फेयर एंड इक्वल हैं सब लोगों के लिए, वो बहुत जरूरी निकल के आए। इनफैक्ट हमने ये देखा कि नॉर्मली अगर हम देखें कि 26% यानी कि 1 in 4 लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये 3 चीज लोगों को मिल जाए, विच मीन्स कि उनकी इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं, तो वो नंबर 26% से घट के 7% आ जाता है, यानी कि फिर ओनली 1 in 10 पीपल आर लुकिंग कि वो अपना जॉब चेंज करें। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए। 6% तक कैसे ला सकते हैं हम इसको? क्या क्या चाहिए होगा? हाँ, तो 3 चीज होती हैं। 1 इज जो बोलते हैं कि वो उनको खुद को लगे कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पे वो लीडर या एग्जीक्यूटिव या सीनियर पोजीशन में अपने आप को देख सकते हैं। ये हो गया एक। दूसरा है उनकी सेटिस्फैक्शन, जो उनके करंट मैनेजर के साथ है, जो भी उनके साथ डे टू डे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोगों की इंटरेक्शन रहती है वो अपने मैनेजर के साथ रहती है, तो मैनेजर के साथ उनका क्या सेटिस्फैक्शन है, वो नंबर 2। और तीसरा कि उन्हें लगता है कि इस कंपनी में जो भी पॉलिसीज हैं वो फेयर और इक्वल है। दैट मीन्स अगर 10 लोग हैं उन सबके लिए ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीजें बहुत निकल के आई, स्पेशली फॉर इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बता दिया, यानी कि कर्मचारियों को अगर आपने अच्छा पोजीशन दे दिया, सेटिस्फैक्शन दे दिया बॉस की, यानी कि मैनेजर की तरफ से, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो लेकिन जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उससे शायद इतना सेटिस्फैक्शन जो जॉब में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं और फेयर कामकाज का जो माहौल है अगर आपने दे दिया तो शानदार है। अगर इस पे काम कर लिया, मुझे लगता है कि ये टेक अवे है कंपनीज के लिए। एनीवे, कोई आपने क्या सेक्टर्स वगैरह को आइडेंटिफाई किया है कि ये पूरा जो ट्रेंड और पैटर्न दिख रहा है ये कोई खास सेक्टर में है या ओवरऑल ही है सब जगह? सो ओवरऑल ही है। आई वुड से टेक्नोलॉजी थोड़ा मार्जिनली ज्यादा रिस्क पे है, बट मार्जिनली। एक और चीज जो जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये रिपोर्ट हमने एक्चुअली 8 कंट्रीज में की है, तो यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और एक चीज जो ये इमोशनल नीड्स की, तो कुछ स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे अलग अलग कंट्रीज में निकल के आई कल्चर के हिसाब से, बट ये इमोशनल नीड्स वाला पार्ट एक्चुअली इन सभी कंट्रीज में बहुत ऊपर निकल के आया। और ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ये हर कंट्री में लोग चाहते हैं कि जिसके साथ वो रोज सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं उसके साथ उनकी सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी हो। सो ये जो इमोशनल नीड्स का पार्ट है ये एक्चुअली हमें लगा कि एक्चुअली सारी ही कंट्रीज मतलब बॉस नाम की प्रजाति जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है। बिल्कुल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमोशनल नीड, ये हम ऑन अ लाइटर मोड पे हमने इस पे जरूर रखा, लेकिन देखिए इमोशनल वेलबींग इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी पर्सनल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल वेलबींग अगर नहीं है, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, प्रोडक्टिविटी तो आप दोगे नहीं, आप काम इतना अच्छा कर नहीं पाओगे कंपनी के लिए। साथ ही साथ में अगर कोई बीमारी हो गई इस दौरान या मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई तो जो बर्डन आएगा फैमिली के ऊपर, इमोशनल बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन, वो अलग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है जो मुझे लगता है कि कंपनीज को समझना होगा। बीते कुछ वक्त से मैंने देखा है, और आप थोड़ा सा, नीतू मैं आपको रेगुलर क्वेश्चन जरूर पूछूंगा लेकिन एक थोड़ा अलग मैं जरूर पूछूंगा। आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है ये मेंटल हेल्थ पे, बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे जब से बात होने लगी है, क्या कुछ सूरत बदल रही है इमोशनल वेलबींग पर?
हाँ, so I would say even compared to let's say 10-15 years ago, I think बहुत इस टाइप की कॉन्वर्सेशन अब सेंटर स्टेज हो गई है। आप ये भी देखेंगे कि जब एम्प्लॉइज, हमने अभी रिसेंटली एक CHRO राउंड टेबल किया था और एक सवाल आया कि अभी पहले लोग इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, लेकिन अभी लोग पूछते हैं आपका कल्चर कैसा है, कितना वर्क आवर्स वगैरह कैसे रहेंगे। तो ये एक तरीके से ये कॉन्वर्सेशन का फ्रंट स्टेज पे आ जाना भी एक साइन है कि लोग अब इसके बारे में बात करना, खुल के बात कर सकते हैं। पहले इस बारे में बहुत कम बात होती थी, तो ये भी पिछले 10-15 साल में ही ऑलरेडी ये काफी चेंज देखने मिला है। एब्सोल्युटली। और देखिए, अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आपका सर्वे, जो फाइंडिंग्स हैं 25% को अगर मैं बीच पे रखूं, तो जो टैलेंट रिटेंशन है और रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसमें एक इमोशनल वेलबींग का तो ध्यान रखना है। ये तो हमको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कंपनीज को। लेकिन अगले साल के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में खासतौर से हम देख रहे हैं रिटेंशन के लिए बड़ा जूझ रही हैं और वो बिजनेसेस को भी प्रभावित करती हैं, तो रिटेंशन और रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए आपके सर्वे के मुताबिक? हाँ, तो पहली बात, जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, एक्चुअली आप कोई भी अच्छी कंपनी देखेंगे तो एक एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, EVP जिसे बोलते हैं, बहुत जरूरी है सोचने के लिए। और एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन में एज वी सेड कि एक बेसिक फंक्शनल नीड्स तो आनी चाहिए, आप क्या पे दे रहे हैं, क्या पर्क्स दे रहे हैं, बट ऑल्सो किस तरीके का एक्सपोजर कंपनीज को जो लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं उसको किस तरीके का एक्सपोजर मिलने वाला है। हम देखते हैं कि ज्यादातर डिससैटिस्फैक्शन तब आती है जब लोगों की एक्सपेक्टेशन when they join a company versus when they see the reality is very different। तो जब वो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, वहां सबसे ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन आती है। इसलिए एक क्लियर एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन लोगों के लिए बताना बहुत जरूरी है। किस तरीके की वेदर अप्रेंटिसशिप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सब दिखाना बहुत यूजफुल है। दूसरा, जब हम रिटेंशन की बात करते हैं, आई थिंक ये जो मैनेजर को, क्योंकि हमने देखा कि मैनेजर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैनेजर ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार हम ये बोलते हैं कि जो लोगों का खुद एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट एज मैनेजर्स वो उतने अच्छे साबित नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट एक बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट है और जिसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये 10-15 साल पहले हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी और उसमें हमें एक्चुअली एक ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा होता है, उसके बीच में लेके उन्होंने बिठाया, बहुत सारे जो कंडक्टर होते हैं ऑर्केस्ट्रा के, उसका वीडियो भी दिखाया। और आप देखेंगे कि एक बहुत आई वुड से वाइज, बुजुर्ग कंडक्टर थे, जिन्होंने देखा कि उसके ऑर्केस्ट्रा में किसी ने एक मिस्टेक की। उन्होंने कुछ भी अपने मुंह का चेंज नहीं किया, एक्चुअली बस उसे देख के स्माइल कर दिया। तो उसे भी पता चल गया कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई है। कंडक्टर ने भी वो किया, बट एट द सेम वे ही वाज एबल टू कन्वे विदाउट मेकिंग हिम फील बैड। ये सब चीजें आपको देख के लगता है कि जो बिल्कुल ही, और ऐसे मैनेजर के लिए पीपल लव टू वर्क, राइट। तो ऐसे तरीके की चीजें कैसे लोगों को समझाई जाए, कैसे इंटरनलाइज किया जाए, ये कंपनीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए, दैट हाउ डू दे हेल्प देयर मैनेजर्स बिकम गुड मैनेजर्स। एब्सोल्युटली। देखिए, ये ना जैसा आप बता रहे हैं कि ये ग्लोबली एक तरह का फिनोमेना है, तो अगर ये सब जगह हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि सीख लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजीज लेकर आनी पड़ेंगी अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए। इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बारी है आज के पोल की। ज़रा देख लेते हैं कि आज जो हमने पोल कराया था उसमें हमारे दर्शकों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। सीधा सीधा सवाल हमारा भी यही था। BCG ने अपने लेवल पे कराया पोल, हमने भी एक छोटा सा पोल कराया और हमारा यही था कि क्या आप भी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हिस्सेदारी ली और देखिए आप नीतू, आपके सर्वे में आए 25%, हमारा सर्वे कह रहा है 72%। 72% लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट राउंड ऑफ करेंगे तो 72.7 यानी कि 73% लोग कह रहे हैं कि हाँ जी हमको नौकरी छोड़नी है। तो अब किस प्रोपोर्शन में इसको रखा जाए, बट सेंटिमेंट तो यही है कि लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, कुछ दिलचस्प कमेंट भी हैं, उन कमेंट्स को भी ले लेते हैं, फिर मैं चर्चा आपसे आगे बढ़ाऊंगा। चलिए दिखाते हैं क्या क्या कमेंट आए हैं। राकेश कुमार झा साहब आए हैं, जिनका ये कहना है कि ये नेचुरल है, हर कोई छोड़ना चाहता है, तो ये इनका है। और जो शिवम यादव जी हैं अपने हैंडल से, वो लिख रहे हैं कि छोड़ तो दी पर दूसरी नहीं मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीतू जी,
कि छोड़ने को तो तैयार है, लेकिन क्या दूसरी नौकरी भी तैयार है? आप जॉब का नई जॉब्स का देख रहे हैं, उस हिसाब से है? हाँ, तो आई वुड से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, राइट? कि अभी तक हमने सब कंपनी की तरफ से बात की, कंपनी को क्या करना चाहिए, मैनेजर को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए। आई थिंक एम्प्लॉयज के लिए भी अपने आप को इक्विप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा ये जनरेटिव एआई वगैरह, तो हमने जो इसका इम्पैक्ट देखा है ग्लोबली एंड ऑल्सो इन इंडिया, कि ये एक लहर है जो जस्ट अभी शुरू हुई है। और अभी जो लोग हैं सब इसका जो बात कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि इससे टेक्नोलॉजी का क्या फर्क पड़ेगा। बट एक्चुअली जो लोग नहीं सोच रहे हैं कि इससे पीपल और स्किल्स पे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो लोग अपने आप को अपस्किल कर पाए इस टाइप की नई टेक्नोलॉजीज में, जो ये चीजें सीख पाए, एक्चुअली उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आज के और आई वुड से नेक्स्ट कमिंग फ्यू इयर्स में। तो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, आई थिंक काफी सारी ऐसी जो न्यू एज स्किल्स हैं, अगर उसमें अपने आप को अपस्किल करें तो डिमांड एक्चुअली वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा है और वो लोगों को सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के बात यह है कि हर चौथा कर्मचारी नौकरी छोड़ने को तैयार है। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। एक यही है कि शायद परेशान है, बहुत सारी चीज़ें, जॉब जैसा कि सर्वे बता भी रहा है कि सैलरी नहीं है, उनका इमोशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए मैनेजर से वो संभवतः मिल नहीं रहा है, या फिर जो तारतम्य जिसे कहा जाता है ना हिंदी में, वो तारतम्य बैठ नहीं रहा है पटरी पर बॉस के साथ, तो शायद इस वजह से है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों को ये लग रहा हो कि भाई व्हाई नॉट, आगे भी तो बढ़ना है, मिल रहा है, ऑफर लेटर है, हमको लग रहा है कि ठीक ठाक नौकरियां हैं, तो ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, तो ये जॉब को लेकर जो सिनारियो है उससे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसको डिटेल्ड एनालिसिस आपने किया नीतू, थैंक यू सो मच। और अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टेशनरी कारोबार से जुड़ी कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में शानदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर बाजार में 77% की प्रीमियम पर लिस्ट हुए। कंपनी का शेयर 1400 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 790 रुपये था। डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। कंपनी 1200 करोड़ रुपए के जुटाने के लिए आईपीओ लाई थी। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने आईपीओ के दौरान कहा कि इशू में लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करें। बाजार में आज इंडिया शेल्टर फाइनेंस के शेयरों की भी लिस्टिंग हुई। एनएसई पर इसके शेयर 26% प्रीमियम के साथ 620 रुपए पर लिस्ट हुए। इसका इश्यू प्राइस 493 रुपए था। इसके आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था और ये 38 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। आईपीओ के समय जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने कहा था कि निवेशक इसमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाएं। उन्होंने कहा था कि कंपनी के प्रमोटर्स मजबूत बैकग्राउंड के हैं और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर है। आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। पहले ही दिन ये आईपीओ 3.25 गुना से ज़्यादा भर गया। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 22 दिसंबर तक बोली लगा सकते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग इस आईपीओ के जरिए 740 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 499 से 524 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, ऊर्जा और तेल गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई इंजीनियर्ड आधारित जाली और मशीनरी कंपोनेंट बनाती है। निवेशक एक लॉट में 28 शेयरों के लिए आवेदन कर पाएंगे। हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ दूसरे दिन तक करीब 7.5 गुना भर चुका है। निवेशक इस आईपीओ में 21 दिसंबर तक पैसे लगा पाएंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 808 रुपए से 850 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना चुकी है। आईपीओ के एक लॉट में 17 शेयर हैं, यानी निवेशकों को कम से कम 14,450 रुपए लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने बड़ी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए जरूर पैसे लगाने की सलाह दी है। आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ भी दूसरे दिन तक 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें 21 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। इशू का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाने की है। अप्रैल 2008 में बनी कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स ज्वेलरी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके शेयरों की लिस्टिंग 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। क्रेडो
ब्रांड्स मार्केटिंग का आईपीओ भी दूसरे दिन तक करीब 7 गुना भर गया है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 266 रुपए से 280 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसका लॉट साइज 53 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,840 रुपए लगाने होंगे। 1999 में बनी कंपनी क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग अपने प्रमुख ब्रांड मुफ्ती मेंसवेयर के जरिए कैजुअल क्लोथिंग बेचती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अच्छी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डी लिस्टिंग को शेयर धारकों से मंजूरी मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्जर रेशियो में अब बदलाव होगा। सूत्रों का कहना है कि एफआईआईज और माइनॉरिटी शेयर होल्डर डी लिस्टिंग के लिए 1:1 रेशियो के पक्ष में है। प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि एफआईआईज की डी लिस्टिंग के खिलाफ वोटिंग संभव है, जबकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की डी लिस्टिंग के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। कंपनी ने अब तक जी बिजनेस के ईमेल का जवाब नहीं दिया है। आज लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक पास हो गया। सरकार का दावा है कि 3 नए कानून जन केंद्रित हैं और उनका मकसद नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। आपको बताते हैं कि इन 3 नए कानूनों में क्या खास है। नए कानूनों में रेप और मॉब लिंचिंग के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद की पहली बार व्याख्या की गई है और जो कोई भी भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालेगा उसे आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा और सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। अमित शाह ने साफ किया कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी, बल्कि देश के खिलाफ बोलने पर जेल होगी। इसके अलावा गैंग रेप में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान है। संगठित अपराध में साइबर क्राइम, लोगों की तस्करी और आर्थिक अपराध को शामिल किया गया है। डॉक्टरों की लापरवाही से होने वाली मौत को गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस की भी जवाबदेही तय की गई है। गिरफ्तार आरोपी के परिवार को जानकारी देनी होगी। यही नहीं, आरोपी की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकेगा, जिससे उसे दूसरे देश से वापस लाना आसान होगा। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों तक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं आया। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। लोकसभा में आज नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। एक दौर में जिस भारत की पहचान दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर देश की थी, वो भारत अब दुनिया में हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। दुनिया का मेक इन इंडिया में भरोसा बढ़ रहा है। फिलहाल अजरबैजान के साथ संघर्ष में उलझे आर्मेनिया ने भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम में इसका सौदा किया। 6000 करोड़ में आर्मेनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। आकाश भारत में बना एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका इस्तेमाल भारत की सेनाएं भी करती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइलें 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइलों या दूसरे लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। आर्मेनिया के ऑर्डर के बाद अब फिलीपींस, ब्राजील और इजिप्ट जैसे देश भी आकाश को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो 6 साल में 10 गुना रक्षा निर्यात बढ़कर इस क्षेत्र में देश ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त 85 देशों को हथियार निर्यात कर रही है।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मुद्दा आज भी संसद में छाया रहा। अब जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिल गया है। पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और दुख जताया। इस बीच अपमान करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा कि किसी को चोट पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। राज्यसभा के सभापति का अपमान उपराष्ट्रपति यानी देश के दूसरे सबसे बड़े नेता के अपमान के तौर पर पेश किया गया। खुद की मिमिक्री से आहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिन पहले ही जता दिया था कि सामने आए वीडियो को देखकर वो काफी आहत हैं और जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते ही उनका दर्द छलक पड़ा। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। सभापति जगदीप धनखड़ की शिकायत उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी से ज्यादा पूरे वाक्य का वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी से रही, जो 138 साल पुरानी कांग्रेस के नेता हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं टूटता तो। I didn't have any intention at all to hurt or disrespect any person, including the Honorable Vice President. उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीडियो बनाने वाली बात कबूल की है। राहुल ने कहा कि हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही राफेल बेरोजगारी पर चर्चा हुई। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे एमपीज वहाँ पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि ये मिमिक्री विपक्ष की INDI अलायंस को 2024 के हिसाब से भी बहुत महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं तो वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर खतरा मंडराने लगा है। कहीं ये नया वेरिएंट क्रिसमस के खुमारी में खलल न डाल दे, इसे लेकर आशंका बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरकत में आई सरकारों ने अब आपस में मिलकर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक भी की है। एक तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो वहीं कोरोना का नया वेरिएंट JN1 केरल, गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसके खतरे के भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक ने तो एहतियात के तौर पर 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल तो मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसे लेकर सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात कह रही है। वहीं सरकार ने इससे निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। WHO ने भी ग्लोबल स्तर पर इसके खतरे को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को अलर्ट रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। वहीं WHO नए वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रख चुके हैं, यानी इस पर निगरानी की जा रही है। पहले नए वेरिएंट JN1 को समझते हैं। JN1 म्यूटेंट का ओमिक्रॉन वायरस फैमिली से संबंध है। यह ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट का सब वेरिएंट है। यह तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसमें गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना और बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ मरीजों को गैस्ट्रो से संबंधित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ रोगियों में सांस लेने की समस्या सामने आ रही है। हालांकि इससे संक्रमित मरीज में 4 से 5 दिनों में सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट इससे बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के इस नए सब वेरिएंट JN1 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका और सिंगापुर हैं। अमेरिका में 25% से ज्यादा कोरोना के मामलों के लिए JN1 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं सिंगापुर में लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सिंगापुर ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। भारत के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI
के चीफ डायरेक्टर एनके अरोड़ा ने साफ किया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो सरकार की सलाह है कि लोग बगैर काम से भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिकॉर्ड तेजी के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा टूटकर 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 21,593 के रिकॉर्ड हाई से फिसलकर 21,150 के स्तर पर बंद हुआ। पूरा एक्शन बताएंगी नुपुर। अच्छी शुरुआत के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला, फ्री फॉल कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी करीबन 1.5% की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली, जहां से दबाव आते हुए नजर आए। मिड एंड स्मॉल कैप देखे तो आपको 2.5 से 3.5% तक के बड़े कट्स दोनों इंडेक्स पे आज देखने को मिले। तो आज सेकेंड हाफ मार्केट्स के लिए थोड़ा बेरिश की तरफ था, बेर हेवी होते हुए नजर आए और गिरावट का माहौल आपको देखने को मिला सेकेंड हाफ के दौरान मार्केट्स में। लूजर्स की लिस्ट के साथ शुरुआत करें तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, यूपीएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज 4 से 5% के बड़े कट्स यहां पे आते हुए दिखे। गेनर्स में ओएनजीसी थोड़ा कमांड संभालते हुए नजर आ रहे थे, 1.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ब्रिटानिया में हल्की फुल्की आज जो है खरीदारी देखने को मिली। लेकिन खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में थे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 11.5% का कट आपको यहाँ दिखेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस, वरुण बेवरेजेस देखे तो यहाँ पे खबरों के बाद ये पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिखा। ऑयल इंडिया में भी एंटिक की रिपोर्ट के बाद एक अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला था। पीएसयू बैंक के लूजर्स आज आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक में देखे तो 10% का कट देखने को मिला। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 8 से 10% का कट आज आते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में आज कुछ ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। 2.5 से 3.5% के बड़े कट्स इंडेक्स लेवल पे आते हुए नजर आए। काफी सारे स्टॉक्स में 5 से 10% के बड़े कट्स भी देखने को मिले। लूजर्स के साथ शुरुआत करें तो पीटीसी, इंडिया फाइनेंशियल, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, एनबीसीसी, श्रीराम प्रॉपर्टीज 9 से 10% के कट के साथ बंद होते हुए नजर आए। और गेनर्स में हालांकि जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं वहां पे आज थोड़ी खरीदारी देखने को मिली कोविड के केसेस के चलते। मीडिया डायग्नोस्टिक, हैस्टन एग्रो, वी-मार्ट, रिटेल और वोल्टास में आज अच्छा जो है माहौल बनते हुए नजर आया। लेकिन आज दबाव के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखे सेकेंड हाफ में, और कमजोरी के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल एंड मिड कैप सारे के सारे इंडस्ट्रीज बंद होते हुए दिखे। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े लेंडर्स मामले में अहम फैसला आया है। क्या है ये फैसला, बता रहे हैं जी बिजनेस में हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के मामले में सेट ने आदेश दिया है कि एनएसडीएल ने जो लेंडर्स थे उनके पास जो शेयर गिरवी रखे थे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने उसे गलत तरीके से निवेशकों को ट्रांसफर किया। ऐसे में एनएसडीएल, सेबी और एनएससी को मिलकर वो सारे शेयर्स रिस्टोर करने होंगे। मतलब या तो वो शेयर जो है लेंडर्स को लौटाने होंगे, या अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में 10% ब्याज के साथ उस शेयर की वैल्यू के बराबर की रकम की भरपाई करनी होगी। अब सवाल ये है कि जिन निवेशकों के खाते में ये शेयर ट्रांसफ़र किए गए थे, क्या उनके पास वाकई में ये शेयर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये जो भरपाई की रकम है वो कहाँ से आएगी। दरअसल मामला ये था कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने निवेशकों के बहुत सारे शेयर जो है वो करीब 2300 करोड़ वैल्यू के शेयर जो है अपने डीमैट में ट्रांसफ़र कर लिए थे, और बाद में इन शेयरों को लेंडर्स को गिरवी रखकर उसके बदले में कर्ज ले लिया था। अगर बड़े लेंडर्स की बात करें तो इसमें जो शामिल थे उसमें बजाज फिनसर्व था, आईसीआईसीआई बैंक था, इंडसइंड बैंक था, एचडीएफसी बैंक था और एक्सिस बैंक था। हालांकि एक्सिस बैंक के जो शेयर थे वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके थे, उन पर केवल फ्रीज लगा था। तो एक्सिस बैंक के जो खाते वाले शेयर हैं वो अब एक्सिस बैंक को वापस मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये इस बात के आसार बन रहे हैं कि मुमकिन है कि एनएसडीएल, एनएससी और सेबी मिलकर सेट के इस आदेश को वापस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें।
दिसंबर महीने में इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने का नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। क्या है इसकी वजह, बताने के लिए हमारे साथ है अरमान। देखिए, दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड फंड रेजिंग जो है वो होती हुई दिखी है। अगर आप देखिए, पिछली बार जो 2017 का रिकॉर्ड था, जब दिसंबर 2017 में कुल मिला के लगभग 13,760 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग होती हुई दिखी थी, और इस बार के दिसंबर में माना यह जा रहा है कि लगभग 21,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग हो सकती है, जो कि जो प्रीवियस हाई था उसके मुकाबले अगर आप देखें 53% से ज्यादा हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि अगर आप दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 दोनों में जितनी फंडिंग हुई थी, दोनों को आप ऐड कर देंगे, उतनी फंडिंग इस साल दिसंबर 2023 में आपको देखने को मिलेगी। अब उसका कारण क्या है, यहाँ पे देखें कि लगातार यहाँ पर पूंजी के लिए IPO, QIP, राइट इश्यू, अन्य कई सारे माध्यम हैं, आपको लगातार ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से इन्फ्लोस लगातार आ रहा है, उस हिसाब से रिकॉर्ड आपको इस बार बनता हुआ दिख सकता है, जब में 21,000 करोड़ की दिसंबर 2023 में फंडिंग होती हुई दिख सकती है। और आज वरुण बेवरेजेस पर क्यों रहा फोकस, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नुपुर। बड़े अनाउंसमेंट के बाद वरुण बेवरेज के स्टॉक में आज जबरदस्त रैली देखने को मिली। स्टॉक में डबल डिजिट के गेन्स भी एक पॉइंट पे आते हुए नजर आए थे। कंपनी ने साउथ अफ्रीका के मार्केट में अब कर ली है एंट्री। वहां पे एक अधिग्रहण करने वाली द बेवरेज कंपनी लिमिटेड को खरीदेगी वरुण बेवरेजेस। जो बेवको कंपनी है वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पेप्सिको इंक की फ्रेंचाइजी इस कंपनी के पास है, तो पेप्सी के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे रिटेल भी करती है साउथ अफ्रीका के मार्केट में। कंपनी के खुद के भी अपने ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स को भी कंपनी बेचती है। ट्रांजैक्शन की डिटेल बता देती हूँ। ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 1320 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर ये होते हुए दिखा है। जो अधिग्रहण पूरा होगा, कैश डील है ये, पूरी 31 जुलाई 2024 तक ये पूरा होता हुआ दिखेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ ये ट्रांजैक्शन नजर आएगा। इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे लग रही है वरुण बेवरेज के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अधिग्रहण से कंपनी का फुटप्रिंट अफ्रीका के मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बेवको की जो FY 23 की आय थी वो करीबन 1590 करोड़ की थी, और ये जो डील है वो 0.8 टाइम्स EV टू सेल्स पर होती हुई दिखे, जो कि काफी सस्ता एक्विजिशन वरुण बेवरेज के लिए। 85% बेवको के वॉल्यूम्स कंपनी के खुद के ब्रांड से आते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वरुण बेवरेज के लिए बड़ा मौका है अपने मार्केट शेयर को यहाँ से बढ़ाने का। सीधा का सीधा इस एक्विजिशन से 15% वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे वरुण बेवरेज के लिए, और 7 से 8% कामकाजी लेवल पे आपको मुनाफा बढ़ते हुए नजर आएगा। बेवको कंपनी की 3 ड्रिंक्स काफी प्रचलित है साउथ अफ्रीका में। रीबूस्ट एनर्जी ड्रिंक, रॉकस्टार एनर्जी ड्रिंक और रिफ्रेश तीनों ही बड़ी मजबूत मार्केट शेयर के साथ वहां पे बिकती है। एक और कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, झारखंड में 450 करोड़ का लागत का एक प्लांट कंपनी डालने वाली है, तो यहाँ पर भी करेंगे फोकस। इस एक्विजिशन के बाद CLSA की तरफ से वरुण बेवरेज पे जबरदस्त रिपोर्ट आते हुए दिखी, जहाँ पे उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। आउट परफॉर्मेंस से अब बढ़ा के बाय की रेटिंग कर दी, और लक्ष्य भी देखे तो 1070 से बढ़ा के 1419 रुपए का यहाँ पे बड़ा लक्ष्य CLSA ने दिया है वरुण बेवरेज पर। इस साल भारतीय लोग सबसे ज्यादा किन जगहों पर घूमने फिरने गए और उनका ट्रैवल ट्रेंड कैसा रहा, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष। ओयो की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओयो ट्रैवलपीडिया 2023, जहां पर पूरे साल में हॉस्पिटैलिटी स्पेस में काफ़ी बड़ा बस देखने को मिला, काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिला। और पूरे 2023 की रिपोर्ट है कि भारतीय सबसे ज़्यादा कहाँ घूमना पसंद करते हैं और कहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो दरअसल अगर आप देखें तो ट्रेंड के माध्यम से पता चल रहा है कि साल 2023 थोड़ा सा अलग रहा है। आमतौर पर जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसे छोड़कर छोटे शहरों में जो बुकिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, और जो नाम है वो थोड़ा सा चौंका देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गोरखपुर, दीघा और वारंगल, ये कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर बुकिंग के ट्रेंड्स आपको थोड़े से एक्सेप्शनल देखने को मिले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो
तो लीजर ट्रैवल से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जो जगह है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बूम करते हुए नज़र आ रहा है। साथ में अगर आप देखें तो मई 2023 ये ऐसा महीना था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुकिंग आपको देखने को मिली, और साथ में 30 सितंबर एकमात्र ऐसा दिन था जहाँ पर रिकॉर्ड बुकिंग आपको कमरों की यहाँ पर ओयो की तरफ से देखने को मिली है। जो करीब 6 लॉन्ग वीकेंड्स आए थे, इसमें ट्रैवल के जो ट्रेंड्स है काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। लेकिन ये साल जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जो बिजनेस ट्रैवल इंडस्ट्री है इसके लिए भी काफ़ी अहम था, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो कोरोना के बाद बिजनेस ट्रैवल इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं किया था, लेकिन 2023 में रिकवरी यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। और बिजनेस ट्रैवल के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं इनमें पहला नाम आता है हैदराबाद का, दूसरा नाम है बेंगलोर, तीसरा दिल्ली और चौथा कोलकाता। थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर मुंबई का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवल जो पसंदीदा बिजनेस ट्रैवल डेस्टिनेशन है इसमें। इसके अलावा अगर स्टेट्स की बात की जाए तो भारतीय जो है सबसे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक बुकिंग यानी हाईएस्ट बुकिंग अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस प्लेसेस है ये लीजर से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी और बुकिंग देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा बुकिंग मिली है आपको तीर्थ स्थलों में जगन्नाथपुरी में, अमृतसर, वाराणसी और हरिद्वार। यानी 2023 अगर आप देखें तो ट्रैवल के हिसाब से काफ़ी खास रहा। और इस साल मिलने वाले खेल अवार्ड्स के लिए एथलीट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मिलेगा, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। ये सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक बड़े प्रोग्राम आयोजित करते हुए दिए जाएंगे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #India360 याद रखिए, राय सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।